वो मध्य विद्युत मंडल में सेक्शन ऑफिसर से रिटायर हुए, सेक्शन ऑफिसर से रिटायर हुए, सेक्शन ऑफिसर से रिटायर हुए शंभू कंदोजे जी। और वो छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के, बहुत ही खुशी की बात है, वो हमारी मुख्यधारा में आएंगे। कुछ विचार उन्होंने किया था, कुछ मुझे संकेत उनके और सीनियर लीडर से प्राप्त हुए थे, लेकिन महासंघ के साथ बीमारी है भारतीय मजदूर संघ के साथ में कि जो भी आना चाहे स्वैच्छिक रूप से आए और उसका हमेशा स्वागत होता है। लेकिन बहुत ज्यादा हमारे साथ वो नहीं रहता कि भाई किसी को हम लेकर आए, किसी को तोड़ के लाए, वो हमारे परंपरा रही नहीं है। इसलिए शायद सामाजिक कमी रही, वो नहीं हुआ। लेकिन आज माकूल समय है और मुझे जहां तक पता है और ध्यान है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर बहुत ही उत्साही युवा है, सभी समस्याओं के लिए जुझारू रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे काम रहते हैं और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। मैं समझता हूँ कि महासंघ परिवार में आकर अपने आप को वो सशक्त महसूस करेंगे और कर्मचारी समस्याओं के लोग लेकर जो पीड़ा है, वह पीड़ा को एक स्वर मिलेगा, एक मंच मिलेगा और हम सब मिलकर निराकरण कर सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मंच पर आसीन सभी सम्मानीय आदरणीय पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय अरुण जवागल सर, हरीश चौहान जी और उपस्थित मेरे सभी साथीगण, आज ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि मैं आज ऐसे संगठन को ज्वाइन कर रहा हूँ जिसके कार्य प्रणाली से मैं पहले ही बहुत प्रभावित था। आपके कार्य करने का ढंग, आंदोलन करने का ढंग और जो भी बैठकें होती थी उसकी मुझे जानकारी रहती थी और मैं खुद देखता भी था। हालांकि मैं अन्य संगठन में रहा, 24-25 साल की नौकरी में मैं दूसरे संगठन में रहा और संगठन के लिए मैंने बहुत अपना 100% दिया। मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं कि मैं कितना लगन से उसमें काम करता था और कर्मचारी समस्या को उठाता था और उसमें सफल भी हुआ। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से मैं संगठन गतिविधियों से दूर रहा और मेरे व्यक्तिगत कारण थे और कुछ देर पूर्व भी मेरी आदरणीय चौहान जी से बात हुई और इसके पूर्व भी मैंने ये भी देखा था, मुझे अरुण जवागल सर ने एक बार मुझे इंगित किया था कि आप कहाँ भटक गए होते, ये शब्द उन्होंने बोला था, तो मेरे मन में भी थी बात। और ये पहला संगठन मैं ऐसा देखा हूँ कि जिसमें महामंत्री बहुत ही वरिष्ठ और विद्युत विभाग के स्थापना प्रभाग के बहुत ही कुशल जानकार हैं। आप सबको यदि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित, तो आप हमारे से तिवारी जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तिवारी जी जो है अनुभाग अधिकारी के पद से पिथौरा संभाग से 21 मई 2023 को अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। तिवारी जी जो है उनके द्वारा वास्तव में महासंघ को बहुत ही योगदान उनका प्राप्त होता रहा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और अपने इस सुदीर्घ सेवा काल में श्री तिवारी जी जो है महासंघ के विभिन्न पदों को सुशोभित किए हैं। ऐसे हमारे अश्विनी भैया के सम्मान और स्वागत के लिए श्री मनोज शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा। साहू जी से आग्रह करूंगा कि श्री तिवारी जी को मोमेंटो भेंट करेंगे श्री साहू जी। साथ में फूल हार माला के लिए हमारे महामंत्री श्री हरीश चौहान जी से मैं आग्रह करूंगा कि श्री तिवारी जी को फूल माला भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
श्री अम्बेडकर जी से मेरा आग्रह है कि आकर के पुष्प गुच्छ भेंट करके श्री तिवारी जी का सम्मान करेंगे। हमारे सीरियस भैया से भी आग्रह है कि पुष्प गुच्छ भेंट करके तिवारी जी का सम्मान करेंगे। श्री परमेश्वर कन्हैया जी से भी मैं आग्रह करूंगा, हम हमारे तिवारी भैया का सम्मान करेंगे। तेज प्रताप सिन्हा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आकर के स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे तिवारी भैया का। रीटा बहन जी से भी मेरा आग्रह है कि तिवारी जी का सम्मान करेंगे। श्री नीलांबर सिन्हा जी से मेरा आग्रह है कि आकर के तिवारी भैया का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ की ओर से श्री हमारे भैया को। हमारे बीच में है महासंघ में इनका योगदान जो है अतुलनीय है। संगठनात्मक क्षमता हमारे राज्य में इतनी है कि खाली हम उनको कह देते हैं हमारा काम हो जाता। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ श्री दीपक राय जी के सम्मान के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, दीपक राय जी का जो कंपनी की सेवा से सेवा निवृत्त जो है जुलाई में हो रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम है आज 18 जून है, तो हम पूर्व से भी चाह रहे हैं कि हमारे राय भैया का जो सम्मान है वो हो जाए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कितने अंतराल में फिर हमारी बैठक होती है, कहाँ होती है। तो हम चाहते हैं कि आप सबके बीच में हमारे श्री दीपक राय जी का सम्मान करें। मैं उसके लिए हमारे श्री राजपूत भैया से मैं आग्रह करूंगा कि आकर के श्री दीपक राय जी का साल बढ़ा करके स्वागत करें, सम्मान करेंगे। जय जय। हरोन भैया से आग्रह है आकर के मोमेंटो प्रदान करेंगे, और पीआर साहू जी से आग्रह है कि पुष्पहार पहना करके श्री राय जी का स्वागत करेंगे। इंतजाम भैया से आग्रह है कि श्री दीपक राय जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। इंतजाम भैया जवाब जी आएंगे, स्वागत करेंगे। अखिल परेश जी आएंगे, स्वागत करेंगे। मालिक राम देवांगन जी से भी आग्रह है या करके पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। हेमंत बंजारे जी से मेरा आग्रह है कि आकर के सम्मान करेंगे। सुरेश सिन्हा जी से आग्रह है कि आकर के दीपक राय जी का सम्मान करेंगे। चेतन दुबे जी से मेरा आग्रह है कि आकर के इसे सम्मान करेंगे राय जी का। ऐसे साहब भैया से आग्रह है कि आकर के इसे दीपक राय जी का सम्मान करेंगे। राजेश देशमुख जी से, दीपक वर्मा जी से भी आग्रह है। अजय सिंह से मेरा आग्रह है कि आकर के दीपक राय जी का सम्मान करेंगे। युवराज सिन्हा जी से आग्रह है कि आकर के श्री दीपक राय जी का सम्मान करेंगे। देवेंद्र सिन्हा जी से आग्रह है कि आकर के
श्री रामधन के नाम से आग्रह है कि आकर के श्री दीपक राय जी का स्वागत सम्मान करेंगे। श्री नेता जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री रजत जी रविकांत रजत जी आकर के राय जी का सम्मान करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और राय साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत उनका। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। मैं श्री प्रिया साहू जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और शुरू से ही मैं जिनसे जुड़ा हुआ हमारे अध्यक्ष श्री अरुण देवानंद जी, दुर्ग क्षेत्र से आए हुए श्री राजपूत जी, हमारे पोषक जन वर्तमान रीजन के छत्तीसगढ़ के पोषक सक्षम है और आगे भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उसके लिए आगे भी और आंदोलन के लिए प्रयास रहेंगे। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद देते हुए आप सबका स्वागत करता हूँ, अतिथियों को नमन करता हूँ, अपनी बात लेता हूँ। मंचस्थ सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मैं विगत 35 वर्षों से भाटापारा संभाग में हूँ और इस 35 वर्षों के दौरान मैंने 35 वर्ष से संभागीय कार्यालय में ही अपना कार्य किया है और इस कार्य के पीछे मेरी एक लगन थी और वही लगन मैं महासंघ के समय भी कर किया और आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा संगठन भाटापारा संभाग में है। अन्य किसी भी संगठन की गतिविधियां शून्य रहती और इस मामले में व्यक्तिगत रूप से सभी कर्मचारियों का सहयोग तो रहता है, लेकिन हम स्वतः जब निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं तो हमारे कार्य में 100% उपस्थिति रहती है और आपका कार्य 100% सफल रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम खुद किसी कार्य को करते हैं और तो अधिकारी भी इस मामले में समझ जाता है कि खाली नेतागिरी नहीं कर रहा है, काम भी कर रहा है। तो आज की स्थिति में 35 सालों में कभी किसी ने एक प्रयास भी नहीं किया कि मेरा स्थानांतरण अन्य कहीं हुआ हो। सिर्फ मेरा पदोन्नति के बाद मुख्य अभियंता कार्यालय में हुआ था स्थानांतरण, वो भी 3 महीने के लिए। उसी दौरान मैंने जवान जी को अपनी समस्याएं बताई, फिर से उन्होंने मेरा फिर भाटापारा 3 महीने के दौरान मैं भाटापारा फिर वापस आया। 35 वर्षों के दौरान सिर्फ 3 महीने में रायपुर कार्यालय में था। हालांकि रायपुर कार्यालय में मुझे कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से भाटापारा चाहता था और 3 और इनके मतलब महासंघ के सहयोग से ही 3 महीने के दौरान भी अपना ट्रांसफर वापस भाटापारा हुआ और आज 35 साल की व्यक्तिगत सेवा के बाद आज विभाग अधिकारी के पद पर वही कार्यरत हूं। और इसके पीछे संघ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सिर्फ नाम के लिए संघ से जुड़े हैं। और आज की तारीख में जब उस समय कोई नहीं रहा था संघ के कार्यालय में, तो उस समय के हमने भाटापारा में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया था और उस समय हमारा बड़ौदा बाजार संभाग अलग नहीं हुआ, तो बिलाईगढ़, भटगांव, सरसीमा जो दूरस्थ अंचल थे वहां से भी हमने अपने साथी खड़े किए और आज भी वो संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है बड़ौदा बाजार संभाग में और आज का भाटापारा एक अलग संभाग हो गया है। लेकिन आज की तारीख में सभी संभागों में हम दौरा भी करते हैं, हमारे साथी भी रहते हैं और आज की तारीख में अभी नए जनरेशन में अभी जैसे मालिकराम देवानंद जी हैं और एक यशवंत योगेश देवानंद जी है, ये 2-3 नई पौध तैयार कर रहे हैं। और आज की तारीख में मेरे यहाँ भाटापारा संभाग में 6 कंप्यूटर ऑपरेटर नए आए हैं, 6 के 6 हमने महासंघ के सदस्यों के रूप में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और भाटापारा संभाग
के संविदा के 33 कर्मचारी कार्यरत हैं, 33 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन वो सभी महासंघ के सदस्य के रूप में उन्होंने भी अपनी सदस्यता लेके रखी है। क्योंकि हम किसी भी संगठन का व्यक्ति रहे, हम ये प्रयास करते हैं कि उसके पूर्ण रूप में उसका सहयोग करें। और इसी का प्रतिफल है कि आज कोई भी व्यक्ति पूरे संभाग में कहीं भी आप पूछ लीजिएगा तो हमारा नाम हर आदमी जानता है, और महासंघ का सदस्य के तो सबको विदित है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। और इतने 35 सालों के दौरान हर 3 साल में अधिकारी बदलते हैं, लेकिन कभी किसी भी अधिकारी ने कभी कोई उंगली उठाने की बात नहीं की, क्योंकि हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार कहीं करते नहीं। तो वो एक सबसे बड़ा मॉरल सपोर्ट रहता है। और मैं अभी अपने कर्मचारी साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि कहीं भी भ्रष्टाचार में अगर लिप्त नहीं होंगे तो किसी के मजाक नहीं है कि अपने उंगली भी उठा सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। माता की बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। क्या हो सकता है? कोई हमसे जुड़ता है तो कब जुड़ता है, उसकी भी कोई अपेक्षा है कि हमारा काम आसानी से हो जाए। अनावश्यक जो है उनको परेशान होना ना पड़े, उसको जो सहयोग मिल जाए करके एक संघ की आवश्यकता है। तो अभी जो हमारे साथी चाहे ITI वाले हो चाहे संविदा वाले, किसी भी कारण से हमसे अलग हुए और अपना वो प्रयास करके देखे, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुआ। जिन चीजों पर आरोप हम पर लगाते थे कि आपके द्वारा सिर्फ आश्वासन कर मुद्दा वापस ले लिया जाता है, आगे कार्यवाही नहीं किया जा सकता, तो आपने वो करके देख किया, फिर भी आपको सफलता नहीं हुई। ये मेरा एक सुझाव है। अभी ये जो गेट मीटिंग है उसमें उन सभी लोगों को बताया गया कि जुड़ने में जो है शक्ति नहीं है, जुड़ने में शक्ति है। और आप लोग भी प्रयास करके देख चुके हैं अपने स्तर पे। एक बार फिर आइए, इकट्ठा होकर रखिए। संविदा वालों का मान भी उसमें प्रमुखता से है, सेकंड नंबर पे उनका ही है। तो इस प्रकार से जो है उनको अपने साथ एक लाने का प्रयास किया जा सकता है, मेरा ये कहना है। और सब अर्थिंग और ये जो है सब स्टेशन में मैस अर्थिंग इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भी एक अर्थिंग में फेलुअर आता है तो दूसरी अर्थिंग से उसकी पूर्ति की जा सके। फील्ड में जब काम होता है तो हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, सब स्टेशन में ही आप ऑपरेटर के द्वारा अर्थिंग कर दिया जाता है। हम ही बोलते हैं कि अर्थिंग करके आप ये करो, डिस्चार्ज करके कंफर्म करो, लेकिन सिर्फ उसको डिस्चार्ज कंफर्म करके उस डिस्चार्ज को निकाल देना है और कार्यस्थल पे ही आपको अर्थिंग करना है, न कि सब स्टेशन में अर्थिंग है उसके भरोसे काम करना है। सब स्टेशन में तो अर्थिंग होना ही नहीं चाहिए, अर्थिंग करके नहीं रखना चाहिए, मतलब डिस्चार्ज करके, सॉरी अर्थिंग तो होना चाहिए, डिस्चार्ज करके नहीं रखना चाहिए। जब लाइन फाल्ट होता है तब रिटर्न करंट नहीं आता, उस फाल्ट लाइन को जब टेस्ट करते हैं तब जो करंट जो पैदा होती है, जो भूमिगत अर्थ होता है, उसके थ्रू जो है करंट जो है लाइन पे आती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। मैं सादर नमन करता हूँ, क्योंकि यदु भैया कहते हैं कि गोवन से हमको लाभान्वित करें, ये प्रश्न ही उठता है। मैंने आपको भी देख के संगठन के पहला पांव रखा हुआ है, संगठन में पहला पांव आपको भी देख के रखा हूँ। मेरे लिए कितनी कठिन परिस्थिति है कि मैं आपको ही संबोधित करूं। पहले विषय मेरे लिए यही गंभीरता है। साथियों, हमारे संगठन के विषय में ज्यादा मैं नहीं कह सकता, सारे हमारे वरिष्ठ बताएंगे। इतना कह सकता हूं कि यहाँ सुलझे हुए लोगों का आगमन लगातार चलते रहता है। विपरीत मानसिकता के लोग कुछ दिन आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हमारी विधि नीति ही ऐसी है कि हम लोगों को प्रभावित करते हैं। हमारे कार्य करने का ढंग ही ऐसा है कि हम लोगों को आकृष्ट कर भी लेते हैं।
इसमें कोई दो मत नहीं है, आप दुरुस्त चले जाइए। क्योंकि हमारे जो वरिष्ठतम से वरिष्ठतम जो पदाधिकारी हैं उनको देख के बहुत दूर दूर बैठे हुए पदाधिकारी भले सालों भर उनसे मुलाकात न हो, लेकिन उनको याद करके उनके अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे हमारे सजग पदाधिकारी बैठे हुए हैं हमारे मंचासी। तो मेरा साथियों आप लोगों से इतना ही कहना है कि हमारे संगठन में हम जहां भी रहे और जिस क्षेत्र में भी कार्य करें, अपने साथियों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम आपसे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। वो हमारा है निकट का है या नहीं है, या थोड़ा दूर का हो, या हमसे वो लग रखता हो, फिर भी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं आपका हूँ, आप भले मेरे हैं या ना हैं, मैं आपका हूँ। ये उनको सब एक संदेश चला जाना चाहिए। यही हमारी संगठन का मूल अवधारणा है। इसी अवधारणा से हम जहां भी रहेंगे हम लोगों के दिल में राज करेंगे और उनको अपने तक लाने में सफल हो पाएंगे। आज हमारी संख्या बिना बुलाए हर समय के निवेदन में ही हाल भर जाता है। निवेदन करेंगे तो फील्ड खाली हो जाएगा, मेरा इतना अंदाजा है। तो थोड़ा ज्यादा आग्रह करें तो हाहाकार मच जाएगा कि लोग अपने घर को छोड़ के 24 घंटे के लिए आ जाएंगे। हम 1 घंटा के लिए 1.5 घंटा के लिए वास्तव के लिए आमंत्रित करते हैं। जुनून लग जाता है, लोगों में जुनून है संगठन में। आके यहाँ पे डगरिया में अपन खड़े हो, उनको गर्वान्वित महसूस होता है कि 200 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, सिर्फ 10 मिनट खड़े होते हैं फिर चले जाते हैं। वो उनका जुनून है, वो उनका जोश है। ये हमारे संगठन का क्षमता है। तो साथियों, मैं आप सबको फिर से 23 तारीख जो हम जून में करने जा रहे हैं डगरिया में, उसके लिए अपने पूरे साथियों को आग्रह कीजिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, बड़ी संख्या में उपस्थित हो। कंपनी प्रबंधन को हम एक बढ़िया संदेश दे सकें कि हम बहुत दिनों तक शांत बैठे थे, चुप बैठे थे। अब आप हमारी सुध नहीं लेंगे तो हम उग्र कदम उठा देंगे। ये संदेश आप अपने सभी मित्रों को दीजिए। और मेरा सबसे पुनः आग्रह है कि 23 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में हम उपस्थित हों। कंपनी प्रबंधन को इस बात में संदेश जाना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। संदेश देने के लिए तो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे ही सुनना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। आप सभी को धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं आग्रह करूंगा कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे श्री राज्यों की। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष बड़े भैया कुणाल साहू जी, हमारे वरिष्ठ ओजस्वी मार्गदर्शक अरुण भैया, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के कोषाध्यक्ष अभी अभी जो आपको संबोधित करके गए, तो कह रहे थे कि अपने ऊपर किसी चीज को नहीं देते तब आपको समर्पित कर देते हैं। मनोज भैया हमारे ओजस्वी महामंत्री महासंघ के और अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री हरीश चौहान जी आज के इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे संघ महासंघ के महामंत्री यदु जी, हमारे वरिष्ठ साथी संगठन मंत्री तिवारी भैया, बिलासपुर से आए मेरे साथी मनीष छत्री जी, मेरे छोटे भाई शिवेंद्र दुबे, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ में छत्तीसगढ़ के महिला प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे गीता बघेल जी, दीपक राय भैया कन्नौली जी और सभी यहाँ पर उपस्थित दूर दूर से आए मेरे साथी में। आज की इस बैठक का समय ज्यादा नहीं है, 1:30 बजे तक समाप्त करना है और बहुत सारी बातें आई हैं आज की विषय वस्तु में और क्या करना है हमें आगे, ये सब बात यहाँ पे चर्चा हुई आप सबके सामने। आप सब जानते हैं कि आप सब, हम सब भारतीय मजदूर संघ के एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करते हैं और उसके कार्य को
से प्रभावित होकर हमसे लोग जो इस हमारे विचारधारा से मेल रखते हैं वो जुड़ते जाते हैं। भारतीय मजदूर संघ के सच्चे सिपाही होने के नाते हम उनके जो बताए हुए रास्ते रीति है उसी पर चलते हैं। आप सब जानते हैं हम लोग एक राष्ट्रवादी संगठन है हमारा संगठन, और राष्ट्र हित सर्वोपरि रख के हम अपना काम करते हैं। हमारा नारा होता है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, उद्योग के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, तब कर्मचारी या श्रमिक के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ऐसी हमारी यदि राष्ट्र को नुकसान हो रहा है तो हम आंदोलन और ये सब कार्यक्रम, या उद्योग को नुकसान हो रहा है तो हम अपना आंदोलन और ये कार्यक्रम नहीं करते। आप लोगों ने देखा है कि महासंघ ने बहुत बड़े बड़े सोपान तय किए, बड़ी बड़ी मांगे पूरी करवाए और बड़ी बड़ी समस्याओं को आप लोगों के ताकत के बल पे हल किया है। अभी कुछ ज्वलंत समस्याएं आई, लेकिन हम उसमें बैठ के विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रयास चलते रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों कुछ लोगों के बीच में हाय तौबा मच जाती है कि ये कैसे होगा, क्या होगा और क्यों नहीं कर रहे। कुछ अभिभावक संगठन ने इसका बीड़ा भी उठाया और संगठन कैसे चलाना है उनको ये आता भी नहीं है और घोषणा कर देते हैं, तो उसमें से हमारे ही लोग ऐसा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और उसको ऐसा महिमा मंडित करते हैं, लेकिन आखिरी जब परिणाम उनको मिलता है तो उनको समझ में आ जाता है कि ये संगठन कैसा है। और भारतीय मजदूर संघ से संपर्क हमारा छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ का ढंग क्या है। आप यहाँ सब बैठे हैं, आप अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ, अभी आप छत्तीसगढ़ बनने के बाद शायद सब आए हैं, नए लोग हैं, संगठन में भले पुराने हो गए, 10 साल 15 साल हो गया, लेकिन आप सब छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही बहुत ही कम साथी हैं हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के पहले के हैं, वे सब जानते हैं। और तब से हमने क्या क्या किया आपके सामने रखा हुआ, दूसरे यूनियन ने क्या किया ये सब आप जानते हैं। इसलिए घबराने की या अधीर होने की जरूरत नहीं है, धैर्यता बनाए रखेंगे और संगठन के बताए रास्ते पे चलते जाएंगे, एक होकर रहेंगे, नेक होकर रहेंगे, तो हमारा कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। अभी हम लोगों ने जो ज्वलंत समस्या है, एक तो हम संविदा कर्मियों को सिखा रहे हैं कि लड़ना कैसा है, और नियमितीकरण कराने के लिए सबसे पहली बात सभी लोगों ने उठाया। उसके बावजूद वो अपनी एक मांग को लेकर महासंघ को ऐसा मजबूर करने का प्रयास किया बीच में कि आप हमारी एक मांग को लेकर लड़िए, तब हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। हमने कहा कि आपकी मर्जी, हम आपकी मांग को नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी मांग को अंत तक, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, और आगे बढ़ाया। लेकिन वो अलग होके कहां पे आए, वहीं पे आ गए। ओपीएस के मामले को लेकर किसी एक संगठन ने मेजोरिटी है नहीं, एक व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। परसों भी मैं कल भी देख रहा था, अचानक भैया लोगों से बात किया कि एक संगठन ने राजपुताना होटल में बैठक है, सभी संगठन महामंत्री फलाना ठिकाना आए, उन्होंने किससे संपर्क किया, किसको बताया, कितने समय बैठक है, अचानक डाल दिए हैं। हमारे ही साथी लोग डाल देते हैं और उसमें वाह वाह करते रहते हैं। अरे किसी का कोई तरीका नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है, क्या बैठक करने वाले हैं, किस बात पे चर्चा करने वाले हैं और कैसा बैठक है, बैठक का स्वरूप क्या है, इन सब बातों की उनकी जानकारी नहीं है, हमारे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय मजदूर संघ के सच्चे सिपाही होने के नाते उसकी रीति नीति पे चलिए और अपनी मेच्योरिटी आप बनाए रखिए, अपनी धैर्यता बनाए रखिए। दूसरे क्या कर रहे हैं
इस पे हमने नहीं जाना है। हमने भी एकता का प्रयास किया, बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, बहुत लोगों ने से रिस्पांस नहीं आया, तो हम लोगों ने सोचे कि हम तो अपना कार्यक्रम करेंगे, हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और वो हमने अभी महासंघ की बैठक में, बिलासपुर की बैठक में 23 जुलाई तय भी किया कि आगे हमारा अधिवेशन भी है, तो ये आंदोलन हम अब प्रारंभ कर दिए हैं। उसमें आप सबको एकता दिखाने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रास्ते अनेक है मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है लक्ष्य को पाने के लिए। तो आप लोग एक उत्सव बनाए रखिए अधिक से अधिक संख्या में, और सभी साथियों को जोड़िए। ओपीएस का मामला भी लिया है महासंघ, तो चाहे मुख्यमंत्री का कोई भी वर्जन रहे, हम उनको कन्विंस कराएंगे, कंपनी प्रशासन को कन्विंस कराएंगे, और नहीं होगा तो हम तो सड़क में आ ही गए हैं। और ताकत दिखेगी तो मजबूर बिल्कुल हो गई। यकीन रखोगे तो रास्ता निकलता है, यकीन रखोगे तो रास्ता निकलता है, और हवा के ओट से चिराग भी जलता है। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं है, मेरे वरिष्ठ बड़े भैया यहाँ पे बैठे हैं, वो आपको अच्छे से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आप सब एक रहिए, एकजुट रहिए, और 23 तारीख को अपनी ताकत, पूरी ताकत झोंक दीजिए। चाहे कोई भी घर में काम हो, कितना भी इमरजेंसी हो, जरूर पहुंचे, अपने साथियों को लेकर पहुंचे। जिस हिसाब से संख्या आ रही है उसके हिसाब से हम प्रदेश से 1000 से ऊपर की संख्या है, और 1000 से ऊपर हमारे वहां पे गेट मीटिंग में आ गए, तो हमारा कार्यक्रम सफल हो गया, और हम मजबूर कर देंगे कंपनी प्रशासन को। ये मैं आपको कोशिश करता हूँ। और वहां से यहाँ पे बैठे हैं कि कभी आप मत समझिए कि ये लोग कभी भी किसी भी आंदोलन से पीछे हटे। हम लोगों का जीवन ही इसमें हम समर्पित करके रखें। लेकिन महामंत्री जी ने एक बात कहा कि भैया अपना थाल भी बचा। आप तो विक्टिमाइज करता है, तो विक्टिमाइज होने के लिए तैयार है, लेकिन उसी भी उलझने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी की बहुत सारी समस्या है, और उस समस्या को जिस चतुराई से, जिस रीति नीति से, जिस ढंग से भी आप सॉल्व करना चाहेंगे, उस ढंग से हम उसको करने का प्रयास करते हैं। अंत में इसी आह्वान के साथ आप लोग सब एकजुट रहेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। सब में सत्य और चेतना का संचार होता है। मैं एक चीज राजपूत भैया बोल रहे थे, तो मेरे में एक वो आया, एक रामचरितमानस में पढ़ता हूँ, तो उसमें एक प्रसंग है, जैसे बहुत सारे 18 बंदर भालू जो हैं वो जाकर के सीता जी का पता लगाने जाते हैं, तो बीच में सबूत करता है, 400 योजन का। अब सबने क्षमता नहीं की कौन रहा, तो सबसे पूछा जाता है, तो कोई कहता है मैं यहाँ तक जाऊंगा, वहां तक, कोई कहता है मैं चला भी जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। इसी बीच में जाकर जी जो है कहते हैं हनुमान जी को, तुम क्यों चुप बैठे हो भाई, तुम्हें कितनी सारी शक्ति है ना। वो तो ये कहते हैं पवन तनय पवन समान, तुम्हारी तो शक्ति जो है पवन की जैसा है, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या बैठे रहते हैं, कोई हलचल नहीं होता, और बहुत सारी सब उपमाएं देते हैं जामवंत जी, जब तक भी कुछ नहीं होता। उसके बाद में कहते हैं अंत में राम कार्य यदि तो होता है, तुम्हारा जो अवतार यदि सिर्फ राम कार्य के लिए हुआ है, तो हनुमान जी सुनत ही भय पर्वताकार, पर्वत के समान उसका आकार हो जाता है हनुमान जी। तो तात्पर्य ये है कि हम संगठन से जुड़े हुए हैं, और कार्यों के लिए हम भले ही बहुत ज्यादा अपने आप को न झोंके, लेकिन संगठन का जो कार्य है, क्योंकि हमारा संगठन से जुड़ाव ही संगठन के कार्य के लिए है, कोई उद्देश्य नहीं। संगठन से जुड़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, सिर्फ संगठन का कार्य। तो हनुमान जी जैसा हमको भी पर्वताकार होना है। पर्वत का सबसे अनोखी विशेषता, यानी उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेष विशेषता है अचल गुण। पर्वत जो है अचल रहता है, अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। वैसे ही हमारे इरादे जो है पर्वत के समान अचल होने चाहिए, हिलता डुलता पत्ते जैसा नहीं होना चाहिए।
तब हमारी जो सफलता है वो सुनिश्चित रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और आज के इस चर्चा में बहुत सारी सब बातें आई हैं आज की इस बैठक, कार्य समिति की बैठक में, और एक बहुत अच्छे अच्छे विचार भी आए हैं। और आज की इस चर्चा में अभी तक की चर्चा है उसका उपसंहार करने के लिए और हमको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे वरिष्ठ श्री अरुण देवानंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि आकर के हमें अपने संबोधन से लाभान्वित करेंगे। श्री अरुण देवानंद जी। इस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्षता कर रहे भाई लाल सावंत जी, हमारे अग्रज एसएन तिवारी जी, हमारे बहुत पुराने सहयोगी भाई बलदाव जी, हमारे महामंत्री और मेरे बहुत ही स्नेही हरीश भाई, मनोज भाई, यदु भाई, और बहुत सालों से जब से हम रायपुर में काम कर रहे हैं तब से हमारे साथ लगातार लगे हुए भाई दीपक, हमारी बहन रीता और साथियों, मानस मंडल हम लोगों के लिए लगता है कि बहुत फलदायी है, सुखदायी है, क्योंकि जितने कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं अधिकांश पिछले कई सालों में महाराज मंडल में किए और सारे इतने सफल रहे हैं कि कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं। अखिल भारतीय विद्युत बंधु महासंघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति इस नए नवीने भवन में जब भवन निर्माणाधीन था, पूरी तरह से नहीं हुआ था, उस समय हमने सफल करवाया कर दिया और सारा क्रेडिट जो है आप लोगों को है। आज भी जो हम लोग बैठे हैं काफी समय बाद बैठे हैं, इस बीच संगठन की नई रूपरेखा तैयार की गई, उसके भी कुछ कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों के बीच भी हम काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ आप लोगों से प्रश्न चाहूंगा, उत्तर चाहूंगा। 5 साल से कम इनकी सर्विस की लोगों ने हम है, 5 साल से कम वाले, ठीक है, 1 2 3 5 साल से कम सर्विस पावर कंपनी में 5 साल से कम सेवा बची है नहीं, हुई है। 1 2 3 4 5 2 जिनकी 10 साल 5 से 10 साल तक की सेवा हो चुकी है, ऐसे कितने लोग हैं? 10 से कम बंदा, 10 साल से कम सेवा हुई है, 5 से 10 के बीच में, 5 से ज्यादा और 10 से कम कोई है क्या? कोई नहीं। 15 साल से ज्यादा दिन की सेवा हो चुकी है, कोई भी नवजात यहाँ पर नहीं है पावर कंपनी में जो महीने 2 महीने 4 महीने में ज्वाइन किया हो और संगठन का सदस्य बन गया हो और संगठन का सदस्य बनने के साथ संघ के किसी भी संघ में आया हो, नवजात कोई नहीं है संगठन के नाते। मैं हर जगह ये कहता हूं कि 1 मार्च 1982 को मैंने ज्वाइन किया और 31 मार्च को मेरी मेंबरशिप बीए के साथ संघ के साथ भी नवजात था और अप्रैल में छत्तीसगढ़ की जिला बिजली कर्मचारी संघ रायगढ़ इसकी बैठक हुई, आम सभा हुई और आम सभा में मैं उपस्थित था और वहां पर मुझे दायित्व दिया गया। ऐसा लगे कि भाई आपका चेहरा बहुत चमकीला दिख रहा है, आप काम के लायक दिख रहे हैं, चलो आपको दायित्व दे दें। हालांकि वहां पर अरुण गौतम, एनआर साहू, नाजीर हसन, ये बहुत ग्रेट लोग थे। उमा शंकर वर्मा में समय नहीं थे वैसे, और उन्होंने दायित्व दिया। अब दायित्व इसलिए दिया कि उस आम सभा में कुछ जरूरत से ज्यादा मैं बोल देता था कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा जो आप लोग कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो,
ऐसा होना चाहिए, चुनाव में ढंग ऐसा होना चाहिए, उसको जानते ही तक नहीं है। और उसके बाद से काफी कुछ संगठन में रहकर सीखा, और सीखते 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 आज भी जब मैं देखता हूँ आप लोगों को लगता है कि सीखना मुझे बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि जो ये समझता है कि मैं परिपूर्ण हो गया हूं, या मेरा ज्ञान जो है वह असीमित हो गया, तो मैंने वो ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो ये मान के चलिए कि उसमें ठहराव आ गया और वो आगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। चुनौतियां आती है, और यहाँ पर दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जितने लोग हैं उससे दोगुनी समस्याएं हैं। वो इसलिए कह रहा हूं कि यदि मैं निस्बत तौर पर मैं बात करूं और खड़े करूं, तो समझ में आएगा कि हर एक की अपनी समस्या है। लेकिन संगठन में जो सूत्र है, संगठन का जो साथ है, और यहाँ पर जो हमें मुखरता होनी चाहिए हमारे अंदर में, वो मुखरता मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है पिछले बहुत सालों से। जरा मैं एक अच्छा प्रश्न आपके लिए करता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लीडरशिप उनके हाथ में आए? चलिए, लीडरशिप आपके हाथ में आए, एक, और किसी के मन में हो कि लीडरशिप मेरे हाथ में आए, मेरे को दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। चेयर 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 चेयर, है ना? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि दायित्व मुझे मिले, जिम्मेदारी मिले? कोई नहीं। तीन, धीरे धीरे उठ रहे हैं। एक अकेला हाथ जो उठा वो 5 साल से कम नौकरी वाला है ना? 5 साल से कम हुआ है। लेकिन इसमें से मुझे लगता है कि 75% जो हमारे साथी हैं, 75 से 80%, वो किसी न किसी दायित्व में है संगठन में। सिर्फ ऐसे लोग जो सदस्य हैं, सिर्फ सदस्य हैं, वो कितने लोग हैं? सिर्फ महासंघ के सदस्य हैं, उनके ऊपर कोई संभाग में, वितरण केंद्र में, क्षेत्र में दायित्व नहीं है। 1 2 3 लोग, बाकी सबको दायित्व है। और दायित्व का निर्वहन शायद पूरी तरह से इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अपने आप को दायित्व होने के बाद भी दायित्व नहीं समझ रहे। ऐसा क्यों है? अब ये तो साउदिया का, हरीश चौहान जी का, यदु जी का बड़प्पन है जो मेरे किसी पद में नहीं आने के बाद भी मुझ पर टहलते हैं। तो है इसलिए, नहीं तो मैं कोई कारण नहीं बनता कि मैं आप लोगों से अलग होगी ना रहूं। क्योंकि जो वस्तु है 5 साल, नौजवान जो बच्चा होता है, 5 साल तक का बच्चा अबोध होता है, ये माना जाता है कि पदक मुक्त होने के बाद फिर वो नौजवान जैसी स्थिति मिल जाती है, कहते हैं बड़े बूढ़े हो। हमारे दीपक भैया का नाम पहले जुड़वाया कि भाई जुलाई में वो हो रहे हैं, और ये मजमा जुलाई के बाद कब होगा मुझे नहीं मालूम। इस संगठन में अपना पूरा जीवन देने वाले लोग, दोनों जो सज्जन हमारे सामने बैठे हुए हैं, अश्विनी तिवारी और दीपक राय, ये दोनों शख्स ने अपने सेवा की शुरुआत के बाद महासंघ से की थी और आत्म महासंघ। फिर दूसरी बात, दीपक राय के जो प्रेरणा स्रोत रहे वो बीएमएस के फाउंडर रहे, सेंट्रल इंडियन कर्मचारी संघ के फाउंडर रहे, जेपी अग्रवाल साहब,
वो जो ट्रेडर्स होता है उन्हीं के साथ उन्होंने काम किया, सत्ता और बड़े हुए। और हमारे जो सभी मीडिया है वो आरबी ठाकुर, देवी सिंह साहू, ये जो संघ के दिग्गज लोग हुआ करते थे, काउंटरों में जिनकी संख्या जिनका नाम लिया जाता था, उनकी संगत के लोग हैं। और मैं कहूं कि मेरा तो भाग्य ये है कि इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे संगत में कोई नहीं आया, तो शायद मेरे लिए ठीक बात नहीं है। जेपी अग्रवाल जी ने जो खड़ा किया, जो पौध खड़ा करी भाटा बाजार में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वहां पर सिर्फ महासमुद्र में परिस्थिति है कि जो पुरानी पीढ़ी थी उन्होंने जो चीज खड़ा करी, जो बहुत तैयार करी, उसके मैं सोचता हूँ कि उस पीढ़ी के शायद अंतिम हमारे अश्विनी वर्ग है। उसके बाद सारा कुछ जो है नया श्रीवास्तव के कमलेश आयोग है, ये सब जो है उसके बाद के लोग हैं। और हम सब पूरी की पूरी जमात जो है वो आज खाली होने वाली है। ठीक है, इस टाइम बात समय जरूर है कि बहुत लंबी हुआ है। मनोज भाई उनके बात समय वाले वो क्या बोलने वाले लोग हैं, दिखावा पे भरोसा नहीं करते, उनकी सेवा में जल्दी बची हुई है। हमारे तो भैया कैसे हमेशा से चमकीले दिखाई देते हैं। तो ये पूरी की पूरी जमात है, वो जमात यहाँ पर काम करने वाली है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों में दायित्व जब दिया जाता है तो उसको दायित्व को उड़ने की शायद कहीं ना कहीं क्षमता या मन नहीं होता। इसलिए हम अपने दायित्व को, मैं सोचता हूँ कि अधिकार प्रक्रिया जब हो जाता तो अधिकांश लोगों का जो ध्यान था या अपने दायित्व के साथ जो था होना चाहिए, वह दायित्व के साथ वो नहीं निभा रहा। अब हम इतनी बड़ी बड़ी कार्यकारियां बना लेते थे, महानगर कार्य समिति, फिर वो संघ की कार्य समिति, फिर सर्किल की, फिर रीजन की, इतनी बड़ी बड़ी कार्य समिति, भैया इसका भी नाम डाल दो, भैया उसका भी नाम डाल दो। तो सब पता लगता है कि पूरे के पूरे जो मेंबरशिप है 500 की यहाँ पे मेंबरशिप बैक होते हैं, तो पूरे 500 के 500 हमारे पदाधिकारी हो गए। और जब उन 500 लोगों से पूछो भैया आप कौन से पद में हो, तो पता ही नहीं है। ये स्थितियां बहुत खराब है और ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। बस जाने वाले जनवरी 2024 में अंतिम रहेगा। उसके बाद आदमी मुझे मेरा सम्मान कर दो, याद आए वो वीडियो बनेगा, अच्छा लगा मुझे। अब आप नहीं चाहते होंगे कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा तो हमने कह दिया। लेकिन इन सब के बाद भी जो ऊर्जा होनी है, अभी हमारे समस्याएं और सुझाव क्या रहा था, तो समस्याएं नहीं आ रही थी, वो सुझाव दे रहा है। और मैं बताता हूँ कि यहाँ 50 लोग यदि मौजूद है तो 100 समस्याएं यदि मैं बोलना शुरू करूँ उनके बारे में, हर एक को खड़ा करूँ और वो बोले नहीं भैया सब ठीक है, और मैं दो बातें कहूंगा और 2 बातें बोलेगा ये तकलीफ तो है। हम अपना आंख, नाक और कान की जो श्रवण दिया हुआ है उसको हम बंद करके काम करेंगे, संगठन का है या टीका लगाकर घूमेंगे, तो हम संगठन के साथ न्याय नहीं कर रहे। आपके दिमाग के जो दरवाजे हैं वह 24 घंटे खुले होने चाहिए। 2 दिन पहले जो मैंने अखबार में जो देखा, 2 दिन पहले की खबर है कि मनपुरी जोन में कर्मचारियों को उपभोक्ताओं ने पीट दिया। क्यों किसी हमारे इतने सारे जनसाथी हैं जो वहां तक सूचना नहीं पहुंची, वहां से आज तक नहीं पहुंची। ठीक है, आज मान लो यहाँ पर हमारे जमावड़ा है तो यहाँ पर तो हाहाकार नहीं मुझे, ये क्या दर्शाता है? आपके तरफ से आवाज उठनी चाहिए, वो आवाज कहाँ है? मतलब ये है कि आपके साथ मारपीट होगा तभी आप जानोगे।
संगठन का बैठक है, इतना महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक में रायपुर शहर में हो रहा है, रायपुर शहर के भीतर में घटना घट गई और हम जागृत नहीं हैं। आप चाहते हो सारा का सारा यहां से डायरेक्ट से मंच से आए, और जब सारा का सारा मंच से जब आना शुरू होता है तो ये मान के चलिए कि वो संगठन जो है गतिशील नहीं होता। मुझे दुख है और पीड़ा है। मैं तो सोच रहा था जैसे ही मैंने आज उसके बाद मेरे घर में बाद में आया और व्हाट्सएप में पहले मैंने उसे देखा, व्हाट्सएप पर देखता नहीं, इंटरेक्ट खत्म हो गया। और इतने बुद्धिमान लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि उनके ज्ञान के आगे हमें लगता है कि हम लोग बहुत होने हैं। और उसके जवाब भी लोग ऐसे लिखते थे, हिंदी आती अंग्रेजी आती, अंग्रेजी में हिंदी लिखते हैं, वो भी तराकी का पता नहीं है वहां पर, और लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन जब सचिव हम यहाँ बैठे हुए लाइव बैठे हुए हैं और हमारे अंदर में वो भाव नहीं दिख रहा है, तो आपको नैतिक तौर पर सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों मुझे मालूम है कि आप खाना खाओगे, खाना खाने घर जाओगे, फिर भूल जाओगे। हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट टाइम में 991 जो मार खाया, या बाकी लोग जो थे वो आउटसोर्स वाले होंगे, ठेके वाले होंगे, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, तो फिर चीजें बच रही है। अभी 3 दुर्घटनाओं का जिक्र हुआ इसी महीने में हुए हैं, बघेरा में, सुदूर पूर्वल में, और एक रायगढ़ में। क्यों कौन निकला था? बाहरी आदमी ठीक है, बाहरी आदमी के साथ तो सब न्याय करता है, हमारा आदमी अंदर हो गया उसमें, यह हो जाएगा। मेरे जब कर्मचारी पीट रहा है, मेरा साथी पीट रहा है, अभी यहाँ पर बात हुई जहाँ से कि भाई हमारा संगठन का व्यक्ति हो, अभी आपके साथ आपको वैसे लोग हमारे प्रमुख लोगों ने दिया, असवली भाई ने और दीपक भाई ने, कि आप हम चेहरा देखकर किसी का सहयोग नहीं करते, हम ये देखते हैं उसको क्या जरूरत है। वो मेरे साथ है, वो संगठन के साथ में है कि नहीं है, वो नारी के साथ में है कि नहीं, मुझसे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, ये सब हम लोग देखे बिना काम करने वाले लोग हैं। तब जाकर छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ का नाम जो है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर 90% लोग तकनीकी लोग हैं, 90% लोग तकनीकी है ना, उसका ज्यादा भी हो। तो ये बातें क्यों नहीं होती? आपके साथ होता है, आपके साथी के साथ होता है। दुर्घटनाओं में बात हुई देवी भाई ने और परमेश्वर ने और हमारे शशिधर चेतन ने और कुछ लोगों ने बात कही, दुर्घटना में बात कही, तो सब कही, लेकिन उसके लिए हमने क्या करने वाले, तो हम लोग पिछले 10 साल से इसी मानस मंडल में हमने कार्यशाला लगाई, अभ्यास करके हमने कार्यशाला लगाई थी। अपना चौबे कॉलोनी में जो बीएमएस का जो हॉल था, था, वहां पर हमने कार्यशाला लगाई और बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, आप जैसे लोगों से बातें हुई थी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कोई दिन ऐसा होता है या कोई महीना ऐसा होता है कि जब उस दिन एक्सीडेंट की खबर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद फिर एक बात और आई कि यदि किसी के साथ कोई तकलीफ होता है और वो किसी पदाधिकारी के पास जाता है, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो सही बात, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन यह सोचना है कि लोगों की, कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए मैंने स्वयं कितना प्रयास किया। अभी हमारे साथी का कुछ दिन पहले मैंने बोला है कि सर ये इस तरह की समस्या है हमारे डिवीजन में, और मैंने यही कहा भाई कि हम लोग संभाग स्तर पर संगठन को बढ़ाते हैं,
संभाग स्तर पर प्रभारी हम क्यों देते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हम क्यों देते हैं, जिस स्तर पर समस्याएं हो रही है तो कम से कम ये है भाई कि आपके संभाग के लोग हैं, आपके संभाग में यदि दिक्कत आ रही है तो आप अपना अधिकारी से मिलो, या आपको लगता है भाई कि आपको सीधे सीधा सामना नहीं करना चाहिए तो बाजू वाले संभाग के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता है, उनको बुला लीजिए, 4 लोगों को बुला लीजिए। और हम महासंघ के नाते हम कार्यपालक अभियंता के पास आए हैं या सहायक अभियंता के पास आए हैं, यह बताइए, देंगे वो अपनी समस्या लेकर हम जब खड़े होते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती, हो सकता है ऐसा हो, वहां का बाबू जो है आपको घुमाए ये भी हो सकता है, वहां का साहब ध्यान रखे ये भी हो सकता है। लेकिन जब आप संगठन के नाते 4 लोगों को लेकर जाएंगे, यहाँ पर कि हरीश चौहान और डीके यादव की जरूरत नहीं होगी, राजपूत जी की जरूरत नहीं होगी, साहू जी की जरूरत नहीं होगी, तो आप अपने आप में आपको पहचान बनेगी कि भाई ये संगठन का आदमी है, संगठन के नाते ये बात कर रहे हैं। यदि संगठन का हम स्वरूप देखना चाहेंगे, सही स्वरूप जो संगठन का रायपुर शहर के भीतर में दिखाई दिया, वह स्वरूप सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डिवीजन में दिखाई दिया, उत्तर संभाग में दिखाई दिया। काफी लंबे समय तक उन्होंने अपनी समस्याएं हम पूरा करेंगे यह मानकर उन्होंने काम किया, लीडरशिप वहां पर दिखाई दी, स्थानीय लीडरशिप जिसे कहते हैं, उसके परिणाम भी आए। और आप सबको पता है कि परिणाम के साथ साथ उस परिणाम साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो साइड इफेक्ट भी आए और वो साइड इफेक्ट को ठीक करने का काम हमारे बड़े पदाधिकारियों ने बखूबी किया। लेकिन हम अपनी पहचान को, अपनी अहमियत को हमें भूलते हैं तो हमारे साथ समस्याएं खड़ी होती हैं, हम अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाते और नई मुसीबत खड़ा करते हैं, और नई मुसीबत खड़ा करने के कारण से हम इस तरह के यहाँ पर मंच से बातें आती हैं कि भाई ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास लोग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, साथी आते हैं, कार्यकर्ता नहीं मानता, मैं साथी और सहयोगी मानता हूँ, तो उन्हें मैं समझाई भरपूर देने की कोशिश करता हूँ, कड़वी बातें भी मैं करता हूँ, खराब बातें भी उनसे करता हूँ। हो सकता है कि उसको मिसबिहेव भी लगता होगा ऐसे लोगों को, लेकिन यकीन मानिए मेरे मन में, मेरे मन के अंदर में कोई भाव नहीं रहता, दिल में कोई भाव नहीं रहता कि मैं किसी का अपमान करूं। समझाई दी जाती है कि एक अपने छोटे भाई को जिस तरह से हम बात करते हैं, अपने भाई के बच्चे को जिस तरह से बात करते हैं, उस तरह की समझाई दी जाती है कि भाई कुछ समझो। जो कर्मचारी यह मान के चलता है कि मेरे से कोई गलती हो नहीं सकती, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम काम करने वाले लोग, हमारी गलतियां होंगी, चूक होंगी, कुछ जानबूझकर होगी, कुछ अनजाने में होंगी। अनजाने में भी गलती की माफी होती है, जानबूझकर की भी गलती के हमारे करनी पड़ती है। और उन गलतियों को नहीं दोहराने की शपथ लेनी पड़ती है, खुद से शपथ लेनी पड़ती है कि ये गलतियां जो मुझसे हो गई, जाने हुई अनजाने हुई, लेकिन आगे से नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आपके सामने अगली बार कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन हम गलतियों पे गलतियां करते हैं और उसके बाद में हम ये मानते हैं कि नहीं तो मेरा गलती कर ही सकता, मेरी तो कोई गलती है नहीं, अपने अंदर जब झांक कर देखेंगे हम बच्चे की पिटाई क्यों कर देते हैं। सारे लोग यहाँ पर बाल बच्चे वाले हैं, 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसकी हम ऐसी पिटाई कर देते हैं, उसको हम सहन नहीं कर पाते, तो जाने में कर रहा है, जो भी कर रहा है जाने में कर रहा है, एकदम नासमझी में कर रहा है। और आज हम 35, 40, 45 साल के लोग हैं और गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद मानने को तैयार नहीं होते, और यदि आपसे कोई बात समझाने करता है तो आप इससे नाराज करते हैं। मैं बहुत जगह उदाहरण देता हूं, जब चूंकि कहा गया है कि मेरे बुढ़े दो, बाकी ज्यादा मौके मिलने वाले नहीं है, तो आपको खाने पीने की चिंता करके छोड़ के थोड़ी देर सुनना पड़ेगा। मैं भिलाई डिवीजन में था, भिलाई डिवीजन में एक टेम्परेरी कनेक्शन का आवेदन जो है वो
विधिवत कार्यवाही था वो चूक हो गई मेरे से और फाइलों के बीच में दब गई। 1.5-2 महीने बाद वो कैसे वहां पे चालू था, विधिवत का गया नहीं, वो स्वाभाविक इलीगल हो गया वो। अब वह जो है अचानक कुछ चीजें ढूंढते ढूंढते मेरे टेबल पे वो मिला, देखा मैंने फिर पकड़ लिया, मैं क्या हो गया। और अगले कंज्यूमर ने पैसे भी दे दिए थे मुझे, पैसे ऊपर वाले नहीं भरे जो उसके लगता है, वो भी ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैं उसी समय उस केस को बनाया और उस केस को बनाकर यही के सामने ले गया। एक साहब बोला साहब आप बहुत हंसी नाराज है इससे और आप ये लेके आए वो तो मेरा पैसे निकाल कर देगा। मैंने कहा कुछ नहीं था, आप इसको साइन कर दो, बाकी मेरी जवाब एक्चुअली मेरी कॉलोनी में रहता था। सुबह सवेरे उसके यहाँ पहुंच गया घर पे, वो पूजा पाठ कर रहा था, आधे घंटे तक बैठाया, उसको बताया भी आया बोले कुछ नहीं सर, गलती हुई है, गलती मैं स्वीकार करने आया हूँ, ऐसा ना हो कि मैं आपसे बात न कर पाऊँ, कॉलेज आप तक पहुंच जाए और फिर आपकी नाराजगी जो किसी और पे टूटे। 100% मेरी जवाबदारी है, मेरे टेबल पर रखा हुआ था और ये ऐसी ऐसी गलतियां हुई है। अरे तुम्हारा यही ऐसा वैसा, यही पे जो भड़ास थी उसे निकालना चालू कर दिया, उसको देखना चाहिए। मैंने कहा 100% गलती करी, आप मुझे स्वयं कॉल कर दो, जवाब दे दो, एक वार्निंग दे दो, यही कोई गलती नहीं है, मैं 100% बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँगा। तो बोले यार मैं आपको मैं कैसे दे सकता हूँ, रिसीट जब हुआ है, ऑफिस में रिसीट हुआ है और ऑफिस में यही कहीं बात किया है, यही का जिम्मेदारी होता है किसी तरह से। दरअसल मैं कह रहा हूँ आपको आप जो कुछ जवाब गलत करना है आप यही को बोलिए, आप सीधे कर लीजिए, मुझसे कर लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा जो आपसे लगे वही दे देना। 15 मिनट तक बात हुई, बात होने के बाद ठीक है बोले ये कागज मुझे दे दो और मुझे नोटिस समझ हुआ करते थे और तुमको जाकर बता देना जो करना है कर दो। वहां से डिवीजन ऑफिस गया, डिवीजन ऑफिस में जाकर सरपंच ने बताया जैसी बात हो गई, साहब से मैंने बात कर दिया है और जो कुछ करना होगा सरपंच देख लेना, एक पे नहीं आना चाहिए, मुझ पे आना। तो एक सिंपल सा लेटर इशू हुआ कि भाई आपके यहाँ ऐसा हुआ है और इस तरह से हुआ है और ये आगे नहीं होना चाहिए, आप उसे दवाई दी जाती है। ठीक है, गलतियां हम करते हैं और गलतियां जब पकड़ ली जाती है तो स्वीकारने में हम जब परहेज करते हैं तो हम नैतिक रूप से डाउन होते हैं और जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो नैतिक रूप से हमारा मन बढ़ जाता है। चोरी भी करो, सीधा चोरी भी करो, मैं तो देता हूँ, हाँ मैं देता हूँ, मैं जब देता हूँ और मैं धौंस भी दिखा सकता था। अरुण गौतम वहां पर हमारे सबसे बड़े नेता थे, उनको जाकर बोल सकता था भैया ऐसी ऐसी गलती हो गई और साहब से मिलकर बात करो, ये भी कह सकता था। लेकिन वहां से जब डी के ऑफिस से डी साहब के घर से निकला जब मैं, मुझे इतना आत्मसंतोष था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो ऑफिशियल हो गया। और दूसरा हैसियत बताना आपको मैं इस मौके पे जरूरी समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे अंदर साहस की कमियां। मैं अपने घर के सामने की गली से अपनी कार को निकालता था, ड्यूटी के लिए जा रहा था और मेरे अधिकारी का एजीएम का फोन आया था, बोले चलो थोड़ा सा और जल्दी आना टाइम से पहले क्योंकि एजी का बड़ा प्रॉब्लम है, वो अपन बैठ के उसको थोड़ी हड़बड़ी भी था, थोड़ा स्ट्रेस भी था। तो जहां से मेरे घर के सामने से आगे से गली से टर्न करते हैं वहां हमारी कार खड़ी थी, जगह पर्याप्त थी, हालांकि उस पर कचरा रखा हुआ था, कांच वाली मुझे दिख रहा था। वो कोशिश किया लेकिन फिर भी पीछे से उसके सामने के हिस्से को मारते हुए मेरी कार जो है कैसे इसके अंदर चले। अब मेरे पास समय नहीं था कि मैं रुकता और जिसका कार था घर के सामने उसमें रखा हुआ था, उसको मैं एक्सक्यूज करता, जो भी होता माफी मांगता, लेकिन समझ नहीं। ऑफिस गया, ऑफिस जाकर मैंने साहब को बताया था वैसे बात हो गई है और मैं उसके घर जा रहा हूँ
मैं तो सिर्फ आपको मैं फोन पर आता, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की ऐसी चीज है, मैं कैसे ऑफिस आया हूँ, मैंने आपको ये पेपर है, ये फाइल है, ये आप रखिए और 15 मिनट में लौटता हूँ। उसके बाद फिर मैं गया उस घर में, आवाज दिया। आवाज देने के बाद लड़का उनका निकला, बोले अंकल क्या बात है? मैं कहा पापा कहाँ है? मुझे तो अभी नहा रहे हैं। इतना समय नहीं आएगा, 20 मिनट आएगा, उनको तैयार होते हैं। मैं ठीक है 20 मिनट सामने की दुकान में बैठा हूँ। और 20 मिनट के बाद नंबर ले लिया था मैंने। आधे घंटे के बाद फिर मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद कहा बोले मैं हूँ घर में। उन्होंने लॉक किया, मैं लॉक किया, लॉक करके फिर बोले आ जाइए। बात मेरी कभी नहीं हुई, मैं वहां 30 साल से रह रहा हूँ, बात मेरी कभी हुई नहीं थी। लेकिन उस दरमियान मुझे बोले आइए घर को, मैंने कहा वो पहचानते थे, नहीं पहचानता था। गया, मैंने कहा सर थोड़ा नीचे आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। आए नीचे, मैंने कहा आपकी कार में ये स्क्रैच है और गाड़ी से हुआ, यदि कुछ जो भी है मैं तो माफी मांगता हूँ, गलती मेरी है, और यदि कुछ लगता है इसका तो मैं गलत कर दिया। ऑलरेडी उस कार में बहुत सारे स्क्रैचेस पहले से लगे हुए, लाल 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 लाल। तो बोले यार बच्चे आप ये तो मैं आज कल में इसको देने वाला था, ये पूरा पूरा पहले चेंज करवाना था, ये नया एक और कार आ गया, मैं आज इसको दे दूंगा, लेकिन कुछ नहीं है। पर आप आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाद में बैठा, मैं चाय भी बुलाया उन्होंने, वापस एक्सीडेंट करके ऑफिस जाने तक और वापस आने तक जो मेरी हालत थी मैं जानता हूँ, एड्रेस में था। और वहां से जब निकल के वापस गया ऑफिस, इतनी तसल्ली में था, इतनी शांति थी मेरे मन में, जिसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। आप सब काम करते हो। कहने का मतलब ये कि मॉरली हमको नैतिक तौर पर हमको इतना इत्मीनान होना चाहिए कि गलती हुई है, गलती को स्वीकार करो, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या छोटे से छोटा कर्मचारी हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई को हम ब्लेम कर देते हैं या और किसी स्टाफ के साथ ऐसा बिहेव कर देते हैं। हमारा सीनियर लाइनमैन है, हो सकता है कि वो काम के लायक ना हो और फिर भी अपना निभाता हो, उससे हम रेलवे से हम बात कर लेते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में उसके हकदार हैं क्या? जब आप नैतिक तौर पर स्ट्रांग रहेंगे तो आप किसी भी समस्या का हल बहुत आसानी के साथ करने में सक्षम होंगे और यही से लड़ना सकते। ये जितनी समस्याएं हैं हमारे हरीश भाई ने भेजी है, चैप्टर डिमांड भेजा है। हरीश भाई को लगता है कि पूरे के पूरे जो पावर कंपनी की समस्याएं, हर एक कर्मचारी की समस्याओं को वो उस चैप्टर डिमांड पे डाल रहे हैं, ऐसी उनकी मंशा रहती है हर कर्मचारी की। तो मैं वो शख्स हूं जो मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारी मांगों को मैं कटवा दिया चेयरमैन की किट से। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने कहा हरीश भाई, चेयरमैन लेवल पर जब आप मांग पत्र दे रहे हो तो चेयरमैन लेवल पर 5, 7, 8 मांगे ही रखो जो महत्वपूर्ण है, बहुत महंगी है, ज्वलंत है। उसके बाद एमडी का बैठे हुए उनको तो खाली छोड़ रहे हैं। एमडी ट्रांसमिशन है, एमडी जनरेशन है, एमडी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहां खाली बैठे हुए हैं। तो उनको भी लगा ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे 20 सूत्री, 17 सूत्री, 12 सूत्री और 8 सूत्री, 4 डिमांड हमारे चार्टर डिमांड दिया हुआ है। पहले नोटिस खाली एमडी को देने वाले थे, हमने कहा सबको नोटिस दो, अलग अलग दो। जब आप किसी, ये कहने का मतलब क्या है मेरा, कोई भी कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ये समझता है कि मैं महासंघ के पास जाकर अपनी बात रखूं, महासंघ के महामंत्री के पास, अध्यक्ष के पास में, और मेरी जिम्मेदारी खत्म। महासंघ के महामंत्री का की बात छोड़ो, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष महामंत्री के दायित्व के बारे में सोचो।
निभाकर बताओ मुझे, या नगर में या संभाग के अध्यक्ष और सचिव के दायित्व को निभा के बताओ, उसके बाद फिर महासंघ के महामंत्री के अध्यक्ष की कल्पना करो। ये हमारे परिवार का गठन है, हमारी क्षेत्रीय कार्य समिति है, और यहाँ पे वही लोग आए हैं जिनको संगठन से अति प्रेम है। प्रेम सबको है, जिनको अति प्रेम है वो यहाँ बैठे हैं। और जब ऐसे लोग होते हैं उनके बीच में बात करने में मजा आता है। एक क्विज होता है, आपने देखा होगा, टीवी कितने लोग नहीं देखते, एक रहा था टीवी जरा नहीं देखते, ऐसे लोग एक नहीं देखने वाले 1 2 3 लोग। अच्छा, टीवी में सिर्फ न्यूज देखने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ न्यूज देखते हैं, उससे लोग नहीं देखते। 1 2 3 4, मतलब बाकी लोग बाकी सब देखते हैं। ठीक है, मैच भी देखते भी अब आप ये देखो, वैरायटीज देखो। जब मैं एक अभ्यास में बात कर रहा था, अभ्यास अटेंड कर रहा था इंडिया लेवल पर, तो मुझसे आज के जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारी हैं और इंडिया पे वो प्रभारी हैं, और कुछ समय पहले वो राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पूछा क्लास से कि भाई हमारे कितने लोग पढ़ते हो? हमने बताया, मैंने भी बताया। अखबार में फ्रंट पेज देखने वाले कितने लोग होते? फ्रंट पेज देखते हो? सबने बताया। लास्ट पेज देखने वाले कितने हो? सबने बताया। फिर उन्होंने प्रश्न किया, एडिटोरियल कितने लोग पढ़ते हो? तो आधे लोग डाउन हो गए। उसके बाद में बोले, आप संगठन के व्यक्ति हो, संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पेज कौन सा होता है? पेज कौन सा होता है? संगठन की दृष्टि से न्यूज़पेपर का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना कौन सा होता है? यह बताओ। चलो अब आप करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। न्यूज़पेपर सब पढ़ते हो ना? 99% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कौन सा पन्ना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है? चलो बताओ, कोई बता सकता है? हाँ जी, फ्रंट पेज। दूसरा, और सभी पेज होने चाहिए। सभी पेज होते हैं। अच्छा, और यस, वो शायद मेरे से कभी सुन लिया वास्तव में यदि हम संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं या जिम्मेदार लोग हैं, तो अखबार का जो वाणिज्य वाला जो पृष्ठ होता है, वित्त वाला जो पृष्ठ पेज होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के आईना जो होता है वह पेज होता है। कुछ लोग होते हैं जो शेयर मार्केट के नाम से उस पेज पर सोचते हैं कि कोई काम होगा, काम होगा, अब देखिए तो मोबाइल पर से मिल जाता है। तो ये आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10-12 साल पहले जब उन्होंने कहा, और आज भी हम लोग वही तो नहीं था। मैं बात में जिक्र इस चीज का कर चुका हूँ, अपने यहाँ भी अभ्यास पर हुए हैं, उसको मैं कर चुका हूँ इसका। इसमें से बहुत से लोगों ने वो अभ्यास पर अटेंड भी किया, लेकिन हमारे दिमाग का जो पन्ना है, हमारे पन्ना नहीं खुलने के कारण से मैंने कहा ना कि अब साझा करेंगे, और इतनी सारी बातें कही है, उसमें से सबसे जो खराब बात आपको लगी होगी, मन को ठेस पहुंची होगी, उसको याद रखेंगे। जवाब देंगे यार, धंधा बन गया। 99.99% खराब बातों को हम, अच्छी बातों को हम छोड़ देते हैं, और 0.01% जो खराब बात होती है उसको हम पकड़ लेते हैं और विरोधा पिटते हैं कि यार वहां कैसे बात हो। मित्रों, मुझे तो समय हो चुका है, इशारा कर दे रहे हैं, और सामने से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो ऐसा है कि डरने के बारे में कुछ है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं,
और 23 तारीख को जब आप गेट मीटिंग कर लोगे तो गेट मीटिंग करने के बाद फिर जो नए नवेले आए रहेंगे 15-20 साल पुराने नए नवेले, वो पूछेंगे क्या हुआ भैया। और जब वापिस जाओगे ना दूसरे दिन तो और लोग पूछेंगे कैसे बात करवा दिए क्या। माने जिसको तो कुछ लगा ही नहीं है लेकिन वो चिढ़ाने के लिए आपको बोलते हैं ना, पड़ोस में जब शादी होती है तो तुझे पूछते क्यों बच्चा हुआ नहीं, क्या बोल रहा है ना सर। माने 1 महीने 1.5 महीने के भीतर में बहू का पेट देखना चालू कर देते हैं हम लोग। माने जिनके पास कोई काम धंधा नहीं वही करते हैं। और यहाँ 30 तारीख को आप शादी करने जा रहे हो और आपसे पूछना चालू कर रहे क्यों बच्चा है क्या है, क्या कहा कोर्ट ने। ये महासंघ वाले तो बेवकूफ बना दिए। जो खुद बेवकूफ बना हुआ ऑफिस में बैठा हुआ है तो दूसरे को बोलता हम उसके यहाँ से मजाक में बोलते हैं सर हमारा कुछ नहीं सर इतना खर्चा करके गए रायपुर वाले भी नहीं है। अब रायपुर वाले से पूछा गया यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, सही मायने में कुछ सोच के नहीं आया होगा कि कुछ देंगे। एक तो क्या है कि हवाई बातें हम लोग कर देते हैं, माने इतना बेवकूफ बनाते हैं सामने वाले लोग बेवकूफ समझते हैं कि यार कुछ भी बोल दो। इसकी जब बैठक होती है तो एक सिर्फ आइडिया की बात भी कर रहा हूँ, अपने परिवार के बीच में कोई भेद वाली बात नहीं है। आइडिया की जब बात होती नहीं तो बस कर देता है। यूपी कितनी मेंबरशिप हमारी तो सर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भैया। इस साल हम लोगों ने 750 मेंबरशिप कर दी। अच्छा कोई एडमिशन फीस भैया अभी क्या है कि पिछले साल का जो बकाया है हम जाते ही भिजवा देंगे, कितने का भिजवाएगा। असल में क्या है अभी कुछ देश है नहीं ना हमारा, तो उससे जब आएगा ना तो फिर से दूंगा मैं हिसाब तो मैं बताऊंगा। 750 की संख्या हो कभी 850 होता है कभी 950 होता है, माने वो 0 रहेगा 050 रहेगा 00 रहेगा। वो 791 नहीं होता 491 नहीं होता 22 नहीं होता 23 नहीं होता और हर बार नया फिगर रहता है। अब कुछ लोग इतने माहिर रहते हैं कि पिछली बार क्या बोला था उसको पकड़ लेते हैं, या तो वही संख्या बोला है उससे बढ़ा देते बोला है। अब मैं अपनी तारीफ इसलिए भी कर रहा हूँ कर लेता हूँ कि मुझे पता है उप महामंत्री रहा 3 साल तक अखिल भारतीय स्तर पर। उप महामंत्री के नाते महामंत्री का बहुत सारा रोल मैंने निभाया, क्योंकि हमारे महामंत्री इतने सीरियस रहते थे कि बोलते थे भैया चलो ना चलाओ ये मैं शुरुआत कर लिया और फिर आगे आप करो 3 दिन तक वही रहता। अब ये बातें जो है इसलिए आप कह रहा हूं मैं कि अभी एक बात और है भैया हम पुराने साल नसीब मुफ्त जो है वो उसी पे 2 मुफ्त कर दिए, इस साल का तो फायदा नहीं हुआ। जून का महीना लग गया, दिसंबर से चिंता करनी चाहिए थी आपको, जून तक हमने लिए भी। आदान प्रदान 2 साइड से होता है। मैंने कहा महामंत्री भी आप छोड़ दोगे उस संगठन को चला सकता है हमारे, लेकिन बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाने का दायित्व आपका है, आपका जितना सहयोग मिलेगा उतना संगठन बढ़ेगा। जितना आप दौड़ोगे उससे दोगुनी दूर स्पीड से महामंत्री दौड़ दौड़ाएंगे संगठन को। आप कह सकते हो कि देख लो कि कार्यक्रम इतना सुस्त क्यों रहा, क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि हम आप सुस्त। और बिलासपुर में चाबी भरी गई है और चाबी भरने के बाद मेरा आप ये देख रहे हैं कि हमका 1000 साल आंकड़ा वैसे पार कर रहा है हम सब के। और मुझे मालूम है कि रायपुर शहर के जो यहाँ पे चेहरे दिख रहे हैं उन चेहरों में इतनी ताकत है कि 500-700-800 लोगों से रायपुर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस ताकत की पहचान होनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए। हमारे यहाँ उसके लिए मैं वही सोच जाता है राजपूत जी बोलते हैं तो,
और हमारे यदु जी बोलते हैं तो खास करके ये दो लोग, रामायण ऐसा लगता है कि इनके मुख में समाया हुआ है। और दुर्भाग्य से, और ये हम सामने बैठे थे तो राजपूत भैया बाजू बैठे थे और उन्होंने यहाँ पे गलती ढूंढ ली, यहाँ लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा भी नहीं उसको, मुझे पढ़ते नहीं बना। तो जैसे इतने ऐसे विद्वान लोग बैठे हुए हैं और इतने बढ़िया बढ़िया उक्ति बोलते हैं, रामायण के उदाहरण देते हैं, मुझे लगता है यार मैं तो अल्पा जवान टाइप का हूँ। और जब इधर से बातें होती हैं तो इधर से इतनी बड़ी बड़ी बातें जाती है कि मुझे लगता है मैं कौन हूँ या कौन। लेकिन इस सब के बाद भी मुझे खड़ा कर देते हैं, वो लोग सुनते हैं तो दो बातें होती है कि मैं तो प्रवचन दे रहा हूँ हरीश मिश्रा का टाइप का, बाबा बागेश्वर जैसा, कि मैं ये भी सुनता। तो मुझे लगता है कि जितनी बातें वो बता रहे हैं मैं अपने जीवन में अनुसरण करता हूँ उस चीजों का, नैतिकता के तौर पर जो जिस तरह से नैतिक होना चाहिए, मूल्य होने चाहिए, उन मूल्यों का मैं पालन करता हूँ। तो मैं ऐसे व्यक्ति के और कुछ चीजों को मैं ओढ़ने की कोशिश करूं जो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये क्यों करना? बात उतनी करो जितना कर सकते हो, उतनी ही कहो जितना कर सकते हो। जो नहीं कर सकते उसको कहना नहीं चाहिए, मैं इस पर विश्वास करता हूं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, यह भी बात मैं विश्वास करता हूं। लेकिन इतनी देर से मैं जब बात कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि लेकिन तो मैं बहुत कम बोला हूं, इसलिए कि उधर से भी आप उठ ही रहे लोग बात। एक नंबर के बहाने, दो नंबर के बहाने उत्तर से चालू करके समझ जाओ कि आपका गड़बड़ है, बैठ जाओ। मित्रों, मैं सोचता हूं कि इतनी बातों में से आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूं आपसे, आधे घंटे में जो भी बातें आपके सामने रखी है मैंने, उसमें से कुछ बातें जो आपके दिमाग में यदि लगी होंगी तो मैं सोचता हूं कि मेरा यहाँ पर बोलना सार्थक है। एक भी बात लगी होगी सार्थक है, और यदि निरर्थक यदि नहीं लगी आपको तो फिर मेरा आधा घंटा मैंने आपका वेस्ट किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भैया। वास्तव में अरुण भैया का जो मार्गदर्शन है वो दूर रहता है। मैं एक लोग करना चाहूंगा इसमें, जैसे कहा जाता है ना, फोटो जो है दो प्रकार का, एक तो जो DSLR और ये वो आईफोन से खींचते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आती है, वो फोटो होता है, वो बात सबको मारा जाता है। लेकिन एक दूसरा फोटो भी होता है, वो जो होता है एक्सरे कहलाता है। एक्सरे जो है एक्चुअल में कहां पे बीमारी है उसको दिखाता है। तो अरुण भैया का जो उदाहरण है एक्चुअल में एक्सरे जैसा है, हमें कहां पे डिफेक्टिव है वो सब सारी चीजों को दिखाता है। अब हमारा अपना दायित्व है कि हम नैतिक रूप से उसको स्वीकारें कि वास्तव में हम बीमार हैं, अपना इलाज खुद करें, दवाई खाएं, सही मायने में हम अपना अनुपालन रखें, तब हम जाके स्वस्थ होंगे। तो ये अरुण भैया का जो भूमिका है वो डॉक्टर वाली होती है, पहले सबको एक समय रखते हैं कि बीमारी विकसित की। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भैया को उद्बोधन के लिए और हम सबको संबोधित करने के लिए और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए और हमारी कमियों को ढूंढ करके बताने वाले, क्योंकि वो कमियां जो है उसको बताना जो है वही महत्वपूर्ण है। बहुत नैतिक समाज चाहिए उसमें, और उसी नैतिकता का आह्वान भैया ने किया है। तो हमको सबको नैतिकता का सम्मान करना चाहिए और यही जो है हमारे व्यक्तित्व को दिखा सकता है। उसके अलावा कोई दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे बड़े पद पे चले जाएं, बहुत बड़ी आपकी शिक्षा हो जाए, बहुत बड़ी आपकी विद्या हो जाए, लेकिन नैतिकता देखना बेकार है। क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे शिक्षा वाले, विद्या वाले के लोग जो है आतंकवादी करके गोली खा रहे हैं, इसलिए नैतिकता जो है वो बहुत परम आवश्यक चीज है। अब ज्यादा समय न लेते हुए बोलिए भारत माता की।
साथियों, विगत थोड़ा सा 5 मिनट से सुन लो। एक विशेष बात हुई है आज की बैठक में, धन्यवाद ज्ञापन का अवसर मिला है, तो मुझे लगा कि उसे रेखांकित करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए प्रायः किसी भी संगठन में बैठकें होती हैं। संवाद रहेगी, माने मन से जो बातें कही गई, जो बातें आप तक पहुंची, वो 100% पहुंच गई तो मान के चलिए बैठक सफल है। मन से बहुत से मार्गदर्शन मिले, उसका प्रतिशत यदि कम होते गया पीछे पहुंचते तक, तो फिर कहीं ना कहीं बैठक की सफलता में संदेह है। आज की इस बैठक में शुरू से, माने जब से बैठक शुरू हुई, कुछ ऐसा रहा कि हमको लगातार हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, खास करके मैं जिनको पहली बार सुना, दीपक राय भैया, अश्विनी भैया के सेवानिवृत्ति को सर उन्होंने संबोधित किया, और प्रायः मन से यहाँ संबोधन होते रहा। सभी संबोधन की एक विशेषता महसूस मैंने की है कि उनमें जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको लेकर एक ना एक अच्छी बात आपको यहाँ पर सीखने मिली। खास करके नैतिकता वाली जो बात है, जो अरुण भैया ने उदाहरण के साथ अपने जीवन से बताया, तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट अपन कर रहे हैं कि हम भी अपने लाइफ में ऐसे हैं कि नहीं, क्या हम चीजों को महसूस कर रहे हैं कि नहीं। तो इस बैठक में हमारे मंच में जितने पदाधिकारी वरिष्ठ जन उपस्थित हुए, उन सभी की विशेष उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए मैं हमारे महासंघ डॉक्टर परिवार की ओर से और सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित है, नहीं उपस्थित है, उनके तरफ से भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना सुलझा हुआ मार्गदर्शन आज हम सभी को यहाँ मिला है। इस बैठक को सफल बनाने के लिए, यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए, यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता जिससे लगातार संपर्क में रहा, जो राम भैया, नीलांबर भैया, मनोज जायसवाल भैया, दूर दूर से आए हैं, पीयूष भैया और बहुत सारे कीमत भैया जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन अपने तेजलाल भैया, तो जिन लोगों ने इस बैठक को सफल बनाने के लिए व्यवस्था किया, उन सभी को इतने मनोहर वातावरण में झंडा लगाना भी एक काम होता है, झंडा लगाने का भी काम आप लोगों ने किया होगा। उन सभी के लिए बैठक की व्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार अच्छी से भोजन व्यवस्था, सुबह बहुत स्वादिष्ट पोहा मिला, तो अच्छी नाश्ता भोजन व्यवस्था आप लोगों ने करवाया, और जो हमारे साथी जिन्होंने बनाया, मैं उनका भी इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहीं ना कहीं इस बैठक को सफल बनाने में उनका भी योगदान है। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, हमने इस बैठक में ये संकल्प लिया कि हम आने वाले समय में संगठन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। इस संकल्प को लेने के लिए, अपने व्यस्ततम दिनचर्या में यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आभार व्यक्त करने के साथ साथ हमारे बीच कुछ ऐसे साथीगण जो हमारे साथ काम किए, जैसे अभी कुछ पहले चर्चा हुई कि कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, और कुछ इस बड़ी कारणों से भी वो आज हमारे बीच नहीं है, तो ऐसे दिवंगत आत्माओं को हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, तो फिर तुरंत बाद में जैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वादिष्ट भोजन तैयार है, थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए हम प्लेट वहाँ निकालेंगे और वापस यहाँ अंदर बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे। तो आप सभी का फिर से बड़ा आभार, और श्रद्धांजलि के लिए हम सभी सावधान मुद्रा में शांति शांति शांति।